हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम लोग आगे का अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए बच्चों, प्रॉपरली उसको समझिए और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से पूरा ध्यान और मन लगाकर अब अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। देखिए बच्चों, हमने आपसे पिछले वीडियो में ये पूछा था कि अब बताएं इस विलयन की प्रकृति क्या होगी। बच्चों, आप लोगों ने कुछ भी इसमें ज़रा सा भी मेहनत करके दिमाग नहीं लगाया या तो फिर ये सब आपको समझ ही में नहीं आया। देखिए यहाँ पर बहुत बच्चों ने जो मेरे पास आंसर भेजा था उसमें लिखा था कि इस विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, जो गलत है। इस विलयन की प्रकृति क्या होगी बच्चों? क्षारीय होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने अपना एक फिनोप्थलीन सूचक प्रयोग किया है ना। फिनोप्थलीन जो अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है? रंगहीन, उसमें कोई रंग नहीं है। लेकिन क्षारीय माध्यम में वो कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग दे रहा है ना। और क्षार के डालने के बाद ही विलयन का रंग गुलाबी हो जा रहा है। और यहाँ पर भी गुलाबी रंग क्या इंडिकेशन देता है कि यहाँ जो विलयन है उसकी प्रकृति क्या है? हमारी क्षारीय है। इस विलयन की प्रकृति क्या है बच्चों? क्षारीय है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपनी स्टडी पर पढ़ते हैं। देखिए ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर लेंगे बच्चों। क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल हैं? वे सारे यौगिक बच्चों जिनमें हाइड्रोजन है, क्या वे अम्ल हैं? इसको एक एक्टिविटी के द्वारा हम लोग समझते हैं। मतलब जैसे कि ग्लूकोज है, वो भी एक कंपाउंड है, तो उसमें भी हमारा हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, तो क्या वो भी क्या है? अम्ल है। इसको देखिए ऐसे समझते हैं कि एक 100 ml के बीकर में 50 ml ग्लूकोज विलयन लेकर उपकरण को क्रियाकलाप 6 के दर्शाए अनुसार व्यवस्थित करें। क्या बल्ब जल जाता है? अब क्रियाकलाप 6 में देखिए एक फिगर था यहाँ पर, जो आपको इस तरीके से ही इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। यहाँ पर क्या लेना है? हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया था? अम्लीय या क्षारीय लिया था। यहाँ पर विलयन हम लोगों का अम्लीय था या क्षारीय था? इसकी जगह पर हमको क्या लेना है? यहाँ पर ग्लूकोज लेना है। क्या लेना है बच्चों? ग्लूकोज। और पूरे सेटअप को इस तरीके से सजा लेना है। सजाने के बाद देखते हैं क्या इसमें भी बल्ब जला। यहाँ पे बल्ब जो बता रहा है, क्या इसमें भी ये ग्लूकोज का विलयन लेने के बाद भी क्या बल्ब जला? देखिए यहाँ पर है कि क्रियाकलाप 6 में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए जाने पर बल्ब का जलना ये इंगित करता है कि HCl अणु के आयनन के पश्चात H+ आयन बनाते हैं। यानी कि जो HCl में के अणु हैं वो आयनीकृत होकर क्या करते हैं बच्चों? H+ आयन बनाते हैं। जबकि ग्लूकोज विलयन, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। देखिए इसमें भी हमारा H आ रहा है ना। C6H12O6 के विलयन में H+ आयन नहीं बनते। यानी कि ग्लूकोज जो है वो विलयन में H+ आयन नहीं बनते हैं ग्लूकोज के विलयन में। अतः ये आवश्यक नहीं है कि ऐसे यौगिक जिनमें के रासायनिक सूत्र अभी आपने देखा ना ग्लूकोज का C6H12O6 में है, इसमें हाइड्रोजन होता है, वे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों कि सारे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन पाया जाए वो क्या होंगे? हमारे अम्ल होंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? इसको भी एक एक्टिविटी के द्वारा समझना है बच्चों। देखिए एक्टिविटी 8 में है, यानी क्रियाकलाप 8 में है कि एक शुष्क परखनली में लगभग 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लीजिए। कितना लेना है बच्चों हमको? 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड। इसमें 1 से 2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल परखनली की दीवार की सहायता से डालिए। क्या परखनली से कोई गैस बाहर निकलती है? इसमें हमने क्या लिया है? सोडियम क्लोराइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इन दोनों का जब क्रिया होती है तो क्या परखनली से कोई गैस बाहर निकलती है? अब परखनली के मुंह के समीप शुष्क नीला लिटमस पेपर ले जाइए। देखिए अभी हम लोगों ने वहाँ पर क्या लिया था बच्चों? सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4। अब इन दोनों की क्रिया होती अगर तो क्या होता है? देखिए
क्या बनता है हमारा, जब दोनों की क्रिया होती है तो Na2SO4 प्लस HCl। Na2SO4 का नाम क्या है बच्चों, सोडियम सल्फेट। इसका क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। और ये क्या है हमारा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक गैस। हाइड्रोक्लोरिक गैस, सोडियम सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक गैस। जो हाइड्रोक्लोरिक क्या है बच्चों, इसकी प्रकृति, अब यही हमको पता लगाना है, ये जो गैस बन रही है इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी, ये किस तरीके से के लिटमस पेपर को ये बच्चों प्रभावित करेगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम सल्फेट HCl। ये बताइए क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन यहाँ बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमको दोनों तरफ के रिएजेंट और प्रोडक्ट को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे Na2 है तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2Nl होगा। अब देखिए यहाँ पर Cl1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ कर अगर हम इसको 2 कर दें आगे 2, तो ये हमारा क्या होगा, Cl भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस है और सल्फेट भी हमारा मूलक बैलेंस है। तो अब ये रिएक्शन हमारा क्या हुआ बच्चों, जाकर बैलेंस हुआ। जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या कोई गैस बाहर निकलती है, तो अभी रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो हमारी बाहर निकलती है। अब प्रकनली के मुंह के समीप शुष्क नीला लिटमस पेपर ले जाने पर देखिए क्या होता है, शुष्क, कौन सा लिटमस पेपर यहाँ पे हम लोग लेके गए हैं बच्चों, शुष्क नीला लिटमस पेपर ले जाने पर क्या होता है। देखिए क्या नीले लिटमस पेपर का रंग बदला। अब प्रकनली के मुंह के समीप गीला नीला लिटमस पेपर ले जाना है। पहले तो हम शुष्क यानी ड्राई पेपर लेके गए, अब दोबारा में जब हम जो लिटमस पेपर यूज़ कर रहे हैं बच्चों वो कैसा है हमारा, गीला यानी वेट है, भीगा हुआ गीला है। गीला नीला लिटमस पेपर ले जाइए। क्या अब नीले लिटमस पेपर का रंग बदला। देखिए यहाँ पर शिक्षकों के लिए निर्देश है, इसको छोड़ के हम लोग नीचे के पैराग्राफ को देखते हैं। उपरोक्त में लिखा है, उपरोक्त अवलोकन से ये पता चलता है कि HCl केवल पानी की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं बच्चों, कि वो HCl जो है हमारा वो पानी की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो किस तरह के लिटमस पेपर पर उसका प्रभाव पड़ा होगा, गीले लिटमस पेपर पर उसका प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि पानी के संपर्क में ये अपने हाइड्रोजन परमाणु को H+ आयन के रूप में ही अलग करता है। किसके संपर्क में जब ये आता है, जब ये पानी के संपर्क में आता है तभी अपने हाइड्रोजन परमाणु को H+ आयन के रूप में क्या करता, अलग करता है। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो पानी के संपर्क में आकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। OH आयन हमारा क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ये क्षार कहलाते हैं। जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल है या दुर्बल, मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, या उसके आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रबल अम्ल तथा क्षार के अणु पूर्णतः आयनित होते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल तथा क्षार के अणु आंशिक रूप से आयनित होते हैं। देखिए यहाँ पर इस लाइन को गौर से पढ़िएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। प्रबल अम्ल तथा क्षार के अणु यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों के अणु जो होते हैं बच्चों वो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, यानी पूर्णतः आयनित होते हैं। और जबकि दुर्बल अम्ल यानी वीक हमारा एसिड हो या वीक हमारा बेस हो, क्षार हो, के अणु जो हैं वो आंशिक रूप से ही क्या होते हैं, आयनित होते हैं। अर्थात दुर्बल अम्ल या क्षार के विलयन में उनके कुछ ही अणु आयनित होते हैं, यानी कि जो दुर्बल अम्ल या क्षार का जो विलयन है उनके कुछ ही अणु आयनित होते हैं, ज़्यादातर अणु अनआयनित ही रहते हैं। किसमें बच्चों, हमारे दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के विलयन के कुछ ही अणु आयनित होते हैं, यानी वो, और ज़्यादातर जो अणु होते हैं वो अनआयनित ही रहते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्लों को पहचानिए। यहाँ पर दिया हुआ है HNO3,
Na2CO3 CaOH का होल ट्वाइस HCl। मैं अगर नाम पूछूं बच्चों तो ये हमारा नाइट्रिक, मैं यहाँ का अगर मैं आपको बता दूंगी कि ये नाइट्रिक अम्ल है तो आप लोग समझ जाएंगे ये क्या है बच्चों, नाइट्रिक अम्ल है। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये HCl है। देखिए यहाँ पर नाइट्रिक जो है, नाइट्रिक अम्ल हमारा HNO3 ये और HCl, ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों हमारे अम्ल हैं, ये दोनों हमारे अम्ल हैं। क्यों? क्योंकि ये आयनित होकर H+ आयन देते हैं। ये आयनित होकर क्या करते हैं बच्चों? H+ आयन देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, समझाइए। इसको समझाना है, लेकिन हम यहाँ पर आपको अभी अच्छे से थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि अगर मैं कॉपी पर इसको लिखूंगी तो पूरा इसको अच्छे से डिटेल हमको लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको समझा दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसका होमवर्क करके मेरे को सेंड करिए। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, जो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे? प्रबल अम्ल है, यानी वो H+ आयन जो होते हैं वो ज़्यादा रिलीज करते हैं, वो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। और जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते जिनके, वो क्या होते हैं हमारे? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल इसलिए क्योंकि ये पूर्णतः आयनित होते हैं। और जो दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? ये हमारे जो हैं ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, यानी कि इनके अणु जो होते हैं कुछ ही अणु आयनित होते हैं। दुर्बल क्षार क्यों बोला जा रहा है इसको? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ही अणु इसके जो होते हैं वो आयनित होते हैं और ज़्यादातर अणु जो होते हैं इसके अनआयनित रहते हैं। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक में बात करें तो इसके ज़्यादातर अणु आयनित होते हैं और कुछ ही अणु जो होते हैं वो अनआयनित रहते हैं। इसी का अपोजिट है हमारा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ही अणु जो होते हैं वो आयनित होते हैं, ज़्यादातर अणु जो होते हैं बच्चों वो अनआयनित होते हैं। इसीलिए सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा प्रबल अम्ल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? दुर्बल क्षार है। फिर एक है यहाँ पर एक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़ों को सूखे लाल लिटमस पेपर पर रखा जाता है तब प्रारंभ से रंग में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, किंतु कुछ समय पश्चात उसका रंग नीला होने लगता, कारण सही समझाइए। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़ों को जब सूखे लाल लिटमस पेपर पर रखा जाता है तो प्रारंभ में उसके रंग में कोई परिवर्तन, यानी कि सूखे लाल लिटमस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसका रंग नीला होने लगता है। इसको कारण समेत समझाना है। देखिए यहाँ पर है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कुछ टुकड़ों को सूखे लाल लिटमस पेपर पर रखा गया, देखिए सूखे लाल लिटमस पर तो इसका प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद हमारा जो ये लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर, ये क्या करता है? ये जो हमारे इन्वायरमेंट, वातावरण में जो नमी है वो उससे क्या हो जाता है? नमी से हल्का सा गीला हो जाता है। गीला होने से क्या होता है कि उसमें नमी जो होती है, जलवाष्प उपस्थित है हमारे वातावरण में, उससे ये थोड़ा गीला हो गया। और जो इसका जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये गीले लिटमस पेपर पे ही अपना रंग परिवर्तित करता है। इसीलिए थोड़ी देर बाद जब ये लाल लिटमस पेपर हमारा थोड़ा सा गीला हो जाता है, जो वातावरण में हमारी नमी उसके कारण, तब ये इसका रंग जो है वो बदल जाता है। यही इसका कारण है बच्चों। फिर यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और स्टार्च के जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते जबकि सल्फ्यूरिक तथा एसिटिक अम्ल करते हैं, क्यों? देखिए यहाँ पर अभी आप लोग ने एक्टिविटीज़ में देखा है, एक्टिविटी में, कि कैसे ग्लूकोज में बल्ब क्यों नहीं जला। जब उसका विलयन हमने लिया तो ग्लूकोज में बल्ब नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज का विलयन है वो आयनित नहीं होता। इसी तरीके से अगर देखें तो ग्लूकोज और स्टार्च का विलयन जो है वो आयनित नहीं होता है, इसीलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। जबकि सल्फ्यूरिक तथा एसिटिक अम्ल का विलयन जो विलयन है, एसिटिक अम्ल है, वो इसका आयनीकरण होता है, इसीलिए ये क्या करता है हमारा? ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। ये आप अपने नोटबुक में ऐसे इसको लिख सकते हैं और लिखकर हमारे पास आप उसको सेंड करिए। देखिए एक है, नेक्स्ट है अम्ल व क्षार
के विलयन कितने प्रबल हैं, यानी ये अम्ल और क्षार मैंने पढ़ा वो कौन कितना स्ट्रांग है, प्रबल है। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं बच्चों कि अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल हैं, मतलब कौन ये अम्ल और क्षार है वो कितने स्ट्रांग हैं, इसको समझते हैं। हम विलयन में H प्लस अथवा OH माइनस NO के आधार पर उसकी अम्ल या क्षार के रूप में पहचान करते हैं। अम्ल या क्षार के रूप में जब हम किस विलयन को पहचान करते हैं बच्चों, उसके H प्लस आयन अथवा OH माइनस आयन के आधार पर उसकी पहचान करते हैं। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षार कितना प्रबल है? क्या ये हम जान सकते हैं कि जो विलयन है उसमें हमारा जो अम्ल का विलयन है या क्षार का विलयन है वो कितना प्रबल है? यहाँ पर देखिए, इसको जानने के लिए क्या है pH मान, आगे हम पढ़ेंगे क्या है। देखिए pH मान क्या है, अगर हम आपको pH मान के बारे में बताएं तो pH मान क्या होता है, इसको यहाँ पर समझ लीजिए। किसी पदार्थ की अम्लीयता एवं क्षारीयता मापने के लिए एक पैमाना दिया जाता है, यानी किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए एक पैमाना दिया जाता है जिसे pH पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे pH पैमाना। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग समझते हैं इसको pH मान क्या है। देखिए क्या है pH मान। अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता के अंतर को समझने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में एक पैमाना तैयार किया जिसे pH स्केल कहते हैं। कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस pH पैमाने की खोज की थी बच्चों? हमारे वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन, और डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे हमारे डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने, जिन्होंने 1909 में एक पैमाना तैयार किया जिसे pH स्केल कहते हैं। यहाँ P का अर्थ है पोटेंस मतलब शक्ति से, अर्थात दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस की मात्रा कितनी है यह pH द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। pH स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीयता तक pH मान ज्ञात किया जा सकता है। pH एक ऐसी संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। ये समझ में आया बच्चे आप लोगों के? देखिए यहाँ पर एक pH पैमाना दिया गया है बच्चों, जो हमारा कहाँ से है, 0 से लेके 14 तक है। 0 की पर है, जो 0 है समानता वो अधिक अम्लता की से, 14 क्या है वो अधिक क्षारीयता तक पैमाने का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको और हम अच्छे से समझेंगे। चलिए इसको देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर आपके एक पैमाना बना हुआ भी है। pH मान रंग सिर्फ मार्गदर्शन के लिए दिए गए हैं, ये रंग है नहीं, यहाँ पर आप लोग को एक आप पहचान सकें इसलिए आपको मार्गदर्शन के लिए बताया गया है कि अम्लीय कौन है, उदासीन कौन है और क्षारीय कौन है। तो इससे पहले हम लोग बच्चों ऊपर की लाइन को पढ़ते हैं। किसी विलयन के pH को ज्ञात करने एवं तुलना करने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, इसकी सहायता से किसी विलयन व क्षारीय विलयन की प्रबलता ज्ञात की जाती है। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है जो हमारा, देखिए यहाँ पर एक है 0, ये क्या है 0 1 2 3 4 5 6, यानी H प्लस आयन सांद्रता बढ़ते क्रम में। तो हमारा देखिए एरो इधर की ओर है, एरो एक इधर की ओर है, तो इसका मतलब कि H प्लस आयन जो है उसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा हमारी किधर होगी बच्चों, 0 1 2 की ओर होगी। और जैसे जैसे हम बच्चों 5 6 4 की तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे हमारी H प्लस आयन की सांद्रता कम होती जाएगी। ये समझ में आ रहा है बच्चों? और देखिए यहाँ पर 7 पर आपका उदासीन यानी न्यूट्रल बताया गया है। यहाँ पर किसी भी विलयन का अगर pH मान हमारा क्या है 7 है तो वह विलयन हमारा उदासीन कहला। उदासीन मतलब क्या होता है,
ना वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा, वो क्या होगा हमारा उदासीन होगा। ये पीएच वैल्यू के आधार पर हम किसी विलयन का अम्लीय या फिर क्षारीय होने का पता लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है बच्चों आपका OH- आयन की सांद्रता के बढ़ते क्रम में। देखिए इधर का एरो इधर बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 8, 9, 10 पे जा रहे हैं, 8, 9, 10 पे, तो हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता यहाँ पर क्या है, कम होगी। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर क्या हो रही है, हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है। यानी जिसका पीएच मान बच्चों, जिस पदार्थ का 14 आता है तो वो क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा। कैसा होगा वो हमारा, प्रबल क्षारीय। और मान लीजिए कि किसी भी पदार्थ का पीएच मान हमारा 1 या 0 आता है तो वो हमारा क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा। तो हम इसी तरीके से पीएच स्केल पर के आधार पर, पीएच मान के आधार पर कौन विलयन कितना अधिक प्रबल है या कौन कितना दुर्बल है, इसको हम पता लगा सकते हैं। कि यहाँ पर देखिएगा कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए अगर उसका pH 7 है, pH हमारा 7 है, तो वो कैसा होगा बच्चों, उदासीन होगा। फिर उदासीन होगा। कोई भी पदार्थ है जिसका pH मान हमारा क्या है, 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो वो क्या होगा हमारा, क्षारीय होगा। और कोई भी पदार्थ है जिसका मान pH 7 से कम है, तो वो क्या होगा बच्चों हमारा, वो हमारा अम्लीय होगा। कैसा होगा वो हमारा, अम्लीय होगा। तो पीएच मान के आधार पर आप आसानी से कोई भी पदार्थ का अम्लीय होना, प्रबल अम्लीय होना, दुर्बल अम्लीय होना, उदासीन होना, प्रबल क्षारीय होना या दुर्बल क्षारीय होना, इस तरीके से हम इसका आराम से पता लगा सकते हैं।